प्रवासी मजदूरों को घर पहुंचाने के नाम पर वोट मांग रही है, जो सबसे बड़ा झूठ है। क्योंकि प्रवासी मजदूर जो भी घर आए हैं वो अपनी पहल पर आए हैं, सरकार ने उनके लिए कुछ नहीं किया। और जब वो बिहार की सीमा पर पहुंच गए, उनको रोकने का काम किया सरकार ने। और जब किसी तरह माले के लोगों ने लड़ करके उनको जिले तक, गांव तक पहुंचाने का काम किया, वहां उनको क्वारंटीन सेंटर में डाल करके, जो एक तरह से यातना शिविर था उनके लिए। और आज इस नाम पर भारतीय जनता पार्टी वोट मांग रही है। इसका जवाब लोग ज़रूर देंगे। तो हम ये कह रहे थे कि जो पलायन है वो बिल्कुल नहीं रुका। रुकेगा कैसे अगर बिहार के अंदर रोज़गार नहीं है? और रोज़गार मतलब सुरक्षित रोज़गार, सम्मानजनक रोज़गार, एक ऐसा उनके पास वेतनमान हो जिससे वो अपनी ज़िंदगी को ठीक से चला सके। तो एक तो इसलिए, दूसरा शिक्षा के लिए भी, बेहतर शिक्षा के लिए भी लगातार पलायन है। तो ब्रेन ड्रेन भी है बिहार से, और इसी के साथ साथ बिहार से मजदूरों की भी पलायन जारी है। इसको रोकना होगा, इसको कम करना होगा। हमारे घोषणा पत्र में हमने इसलिए रोज़गार के सवाल को सबसे ज़्यादा प्रमुखता दिया, और हम समझते हैं कि इसको अगर रोकना है तो कई काम करने होंगे। एक, जो कल कारखाने बंद पड़े हुए हैं चालू करना होगा। बिहार में नए सिरे से इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए, जो कम हम नीतीश जी को सुना कि नीतीश जी कह रहे इंडस्ट्री इसलिए नहीं है क्योंकि बिहार में कोई पोर्ट नहीं है और बिहार में समुंदर नहीं है। अब वो कहाँ से समुंदर लाने वाला है बिहार में, मैं नहीं जानता। और पोर्ट भी आज देश में जितने हैं वो अदानी के लिए बन रहे हैं। तो ये बहाना कि बिहार में पोर्ट नहीं है और बिहार में समुंदर नहीं है और इसलिए बिहार में कोई इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हो सकता है, ये भी बहुत बड़ा एक झूठ है। बिहार में भी इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडस्ट्री थी, इंडस्ट्री आज भी बन सकती है, जो कृषि आधारित हो, जो रोज़गारोन्मुख हो, और जिससे बिहार के लोगों को रोज़गार मिले। या आज के ज़माने में बहुत सारे नए सर्विस सेक्टर की इंडस्ट्रीज़ बन सकती है। तो बिहार के लिए वायबल इंडस्ट्रियलाइजेशन का एक बिल्कुल काम करना होगा। सेकेंडली, कुछ लोग कह रहे थे कि भाई शायद मनरेगा से पलायन रुकेगा। हमने देखा कि मनरेगा से पलायन नहीं रुका। मनरेगा से ज़्यादा आप कह सकते हैं कि जो लोग भूखमरी से पीड़ित थे, एक हद तक उनके पास कुछ जीने का साधन उनको मिला। तो मनरेगा हद तक कम कर पाएगा जब मनरेगा की शर्तें बेहतर होंगी। मनरेगा में अभी एक परिवार में एक को रोजगार दिया जाता है। हमारा काम है, कहना है कि जो जॉब कार्ड है वो परिवार को नहीं मिलता है, जॉब कार्ड व्यक्तियों को मिल रहा है। और सभी जॉब कार्ड धारियों को, चाहे एक परिवार में जितने जॉब कार्ड धारी हो, सभी जॉब कार्ड धारियों को काम मिलना चाहिए। साल में कम से कम 200 दिन काम मिलना चाहिए, और उसमें न्यूनतम मजदूरी की बिल्कुल गारंटी होनी चाहिए, ताकि एक मनरेगा भी लोगों को लगे कि कुछ वायबल है। दूसरा, इसी तर्ज पर शहरी बेरोजगारों के लिए भी एक रोज़गार गारंटी कानून चाहिए, और बेरोजगारों के लिए भत्ता चाहिए। तो हम समझते हैं कि इस दिशा में पूरे देश में ही कदम बढ़ाने की ज़रूरत है, और बिहार में भी आने वाले दिन में इस दिशा में काम करना होगा। तो इस तरीके से पलायन पर रोक लगे। शिक्षा, जिस तरह से निजीकरण हो रहा है, वो दिशा अगर बिहार में भी अपनाई जाएगी तब बिहार में तो बिल्कुल बच्चों के पढ़ने का अधिकार नहीं रहेगा। इसीलिए शिक्षा का मतलब सबसे पहले सरकारी शिक्षा, सरकारी स्कूलों में बेहतर शिक्षा का प्रबंध हो और उसकी गारंटी हो। जो भी गैर सरकारी प्राइवेट स्कूल्स हैं, वहाँ आरटीई कानून ठीक से लागू हो, उसका भी नियमित एक रेगुलेशन हो, देखरेख हो। तो शिक्षा, स्वास्थ्य के मोर्चे पर भी हमने ध्यान दिया है, क्योंकि अभी बिहार में आप देखेंगे कि दोनों चीज़ें, जो सरकारी खर्च है स्वास्थ्य के लिए, वो उसका बड़ा हिस्सा सिर्फ डॉक्टरों का वेतन और उसी में खर्च हो जाता है। लेकिन जो पेशेंट के लिए खर्च होना चाहिए, उनके दवाई पर, उनके डायग्नोस्टिक्स पर, वो खर्च नहीं होता है। और हम देख रहे हैं कि करीब करीब 80% से ज़्यादा जो पेशेंट को इलाज मिलता भी है अस्पताल में, अगर भर्ती भी हो गए, 80% से ज़्यादा वो खर्च उनका निजी खर्च बन जाता है। वो सरकार कोई खर्च उसके लिए नहीं कर पाती। तो ये फ्री में लोगों को मिलना चाहिए। दवाई, डायग्नोस्टिक्स, टेस्ट, ये फ्री में होना चाहिए। और दूसरा है कि यहाँ जो हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत कम है। आपको जो 30,000 पर भी अगर आप एक पीएचसी की बात करते हैं, तो जितनी पीएचसी चाहिए वो है ही नहीं बिहार में। तो पीएचसी की संख्या बढ़े। आप कम्युनिटी जो हेल्थ सेंटर है ब्लॉक लेवल या उसके ऊपर, वो बढ़े।
दिल्ली में हमने देखा कि एक कोशिश हुई मोहल्ला क्लिनिक के ज़रिए शहरी गरीबों के लिए भी, आम लोगों के लिए भी एक बेहतर उनको स्वास्थ्य सुविधा मिले। तो बिहार में भी इस दिशा में कोशिश होनी चाहिए, मोहल्ला क्लिनिक बने। जो आशा अभी है वो बेसिकली नेशनल रूरल हेल्थ मिशन के तहत है, ग्रामीण स्वास्थ्य के लिए। तो एक तो आशा जो हमारे कार्यकर्त्री हैं उनको भी पूरा सम्मान मिले, पूरा ठीक से वेतनमान उनके लिए तय हो, और इसी तरह शहरी स्वास्थ्य के लिए भी आशा की तरह उषा जो अर्बन हेल्थ सोशल हेल्थ के लिए एक्टिविस्ट, उनके लिए भी प्रबंध हो। तो एक तो स्वास्थ्य पर भी हम लोगों ने एक विशेष जोर दिया। बिहार में अब लगातार हम देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के राज में सामाजिक उत्पीड़न बढ़ा है, महिलाओं के ऊपर हमले बढ़े हैं, सांप्रदायिक नफरत, दंगे ये लगातार बढ़े हैं। तो इसके लिए जो भी कानून बने हुए हैं वो ठीक से लागू हो, चाहे वो SC/ST पर कानून है, या बिहार के अंदर आरक्षण का कानून है, या पूरे सांप्रदायिक मामले में जहां दंगा हो रहा है वहां प्रशासन को, वहां के अधिकारियों को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया जाए। ये सब कुछ काम बिहार के लिए करना ज़रूरी है। महिलाओं के ऊपर जो उत्पीड़न है, जिसके लिए पूरे दुनिया के सामने बिहार शर्मसार हो गया है, तो वो बहुत बड़ा सवाल है। और जब सरकारी जो शेल्टर होम है वहाँ अगर ये स्थिति है तो आप सोच सकते हैं कि गांव की क्या स्थिति है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप कोई शेल्टर होम खोल देंगे, बुज़ुर्गों के लिए ओल्ड एज होम खोल देंगे, बच्चों के लिए जुवेनाइल होम खोल देंगे, और उसका कोई ऑडिट नहीं, कोई देखरेख नहीं, कहीं कोई मॉनिटरिंग नहीं, वहाँ क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। अचानक कोई बात आती है बहुत दिनों के बाद और फिर उसको दबा दिया जाता है, लिपापोती कर दी जाती है। तो ये जो सिस्टम है वो सिस्टम चले, बने भी और ठीक से चले भी। और इसमें सारे ओल्ड एज के लोग, आपके पूरे बच्चों के लिए, सबके लिए जो बेसहारा लोग हैं सबके लिए ये शेल्टर होम्स बने और ठीक से उसका संचालन हो। ओल्ड एज पेंशन, सोशल सिक्योरिटी बहुत बड़ा सवाल है। अब ओल्ड एज पेंशन के नाम पर आप देख लीजिए कि पूरे देश में लगता है कि लोगों को हम भीख दे रहे हैं। 500-1000 रुपये, उसमें भी वो समय पर नहीं मिलता, उसमें भी वो लोग कमीशन मांग लेते हैं। तो मिनिमम आज पूरे ऑल इंडिया में पेंशन की डिमांड को लेकर के लोकसभा चुनाव में भी दिल्ली में बड़ा प्रदर्शन हुआ था। हम लोग एक डिमांड थी कि कम से कम 100 रुपया रोज़ तो आप देंगे, 3000 रुपये महीने में तो लोगों को पेंशन मिलेगा। तो ये पेंशन सोशल सिक्योरिटी जो बहुत मिनिमम डिमांड है वो उसकी गारंटी हो। बिहार में जितने अभी इस समय आंदोलन चल रहे हैं, पॉपुलर मूवमेंट, उसकी सारी मांगें हमारी नज़र से तो बहुत ही ज़रूरी मांग है। यहाँ के नियोजित शिक्षक जो इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क के लिए लड़ रहे हैं, आशा, आंगनबाड़ी, जीविका, रसोईया, उनकी जो मांगे हैं जिसको लेकर के साल भर आंदोलन चलता है। और नीतीश कुमार सरकार की एक खासियत है, ये फिर नौकरशाही के बल पर चलने वाली सरकार है। किसी भी जन आंदोलन में आज तक उसकी जो मांग है, उसके जो शिष्टमंडल होते हैं, उनके प्रतिनिधियों के साथ मिलना शायद ही नीतीश कुमार ने आज तक शिक्षकों से मिला हो, छात्रों से मिला हो, इन तमाम महिला जो स्कीम वर्कर्स है उनके साथ मिलने का काम किया हो, कभी मिलते नहीं हैं, कोई बात सुनते भी नहीं है। तो एक सरकार जिसको कोई लेना देना जिसका नहीं है लोगों से, उनकी मांगों से, उनके आंदोलनों से, तो ये तो बिल्कुल बदलना होगा। एक ऐसी सरकार हो जो केयर करे, जो सुने, सबकी बात सुने और उसमें उस दिशा में कदम बढ़ाए ताकि ये सारी मांगें जो बिल्कुल बहुत लंबित मांगे हैं, बेहद ज़रूरी मांगे हैं, उसको धीरे धीरे हम पूरा करने की दिशा में बढ़ें। बिहार के जेलों में बहुत दिनों से बहुत लोग बंद पड़े हुए हैं, जिसमें हमारे बहुत सारे राजनीतिक आंदोलन के, किसान आंदोलन के साथी बंद पड़े हुए हैं। अभी हमारे बहुत सारे साथी, उनको जेल से चुनाव लड़ना पड़ रहा है। साथी अमरजीत कुशवाहा को पिछले बार नॉमिनेशन के समय फर्जी मुकदमे में जेल गए और 5 साल जेल में बिता करके अभी जेल से चुनाव लड़ रहे हैं। और पूरी दुनिया को पता है फर्जी मुकदमा, पूरी दुनिया को ये मालूम था कि टाडा में, इस देश में कोई आतंकवादी तो शायद ही गिरफ्तार हुए हैं, किसी आतंकवादी को शायद ही सज़ा मिली हो टाडा में, लेकिन भाकपा माले के 14 किसान नेता, खेत मजदूरों के नेता, समाज में विकास के लिए, अमन चैन के लिए, इंसाफ के लिए लड़ने वाले, आवाज़ बुलंद करने वाले, वो वर्षों से जेल में पड़े हुए हैं बिहार के। और कॉमरेड शाहजहां से लेकर के 5 साथी जेल में ही रह करके ठीक से इलाज भी नहीं हो पाया और वो साथी गुजर गए। तो हम समझते हैं कि ये जितने जेल में वर्षों से जो साथी बंद पड़े हुए हैं, उन तमाम लोगों की, राजनीतिक बंदियों की रिहाई का कार्यक्रम बने। और आज ये चाहे भीमा कोरेगांव के नाम पर हो, दिल्ली दंगे के नाम पर हो,
ये जो एक परिपाटी चल पड़ी है कि एनआईए इस देश में जो संघीय ढांचा है उसका कोई मतलब नहीं रह गया। एनआईए वाले हैं, महाराष्ट्र से पुलिस वाले आएंगे और स्टैन स्वामी को, रांची से 84 साल के बुजुर्ग को जो उनको पार्किंसन हो रखा है, उनको रांची से उठा करके वो कहाँ महाराष्ट्र के जेल में लेके चले जाएंगे। ये जो हो रहा है मानवाधिकार के हनन, ये जो हो रहा है इस देश में निर्दोष नौजवानों को जेल में डालना, तो बिहार में कोई डॉक्टर कफील खान के साथ ऐसा बर्ताव ना हो, किसी उमर खालिद को बिहार में गिरफ्तार ना किया जाए, बिहार के किसी स्टैन स्वामी को कहीं उस तरह से महाराष्ट्र के पुलिस आकर के उठा के ना ले जाए। तो बिहार में मानवाधिकार की गारंटी हो, विच हंट पर बिल्कुल रोक लगे और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिन में सरकार बदलेगी और बदली हुई स्थिति में बदली हुई सरकार मानवाधिकार को लेकर के, विकास को लेकर के, क्योंकि अगर लोकतंत्र नहीं है तब विकास बेमानी है, अगर संविधान नहीं लागू हो रहा है तब विकास का कोई मतलब नहीं है, अगर शिक्षा नहीं है, रोजगार नहीं है, स्वास्थ्य नहीं है, भूमि सुधार नहीं है तो विकास बिल्कुल एक तरह से वो बस आप कहिए तो अधूरा है और कुछ भी नहीं है, सतही है। दूसरा, जो सरकार चले वो संविधान के हिसाब से चले। आज ऐसे दौर में हम लोग हैं, वैसे तो हमने मैनिफेस्टो निकाला, लेकिन आज के दौर में इस देश का सबसे बढ़िया मैनिफेस्टो हमारे संविधान का प्रियम्बल, और कुछ नहीं करना है। संविधान के प्रस्तावना में, प्रियम्बल में जो बातें लिखी हुई है, जिसमें न्याय की बात है, आज़ादी की बात है, भाईचारे की बात है, बराबरी की बात है, हम उस दिशा में काम करें। जहां एक धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, एक समाजवादी गणराज्य की कल्पना है, उस हिंदुस्तान को उस दिशा में हम आगे बढ़ाएं। तो इस देश के संविधान, इस देश जो खतरे में है, हम समझते हैं कि वही आज सबसे बड़ा मैनिफेस्टो है, और उसी की रोशनी में हमने बिहार के लिए जो न्यूनतम मांगे हैं और जो लंबित मांगे हैं, जिसको लेकर के साल भर पूरे छात्र नौजवान लड़ते हैं, किसान लड़ते हैं, गरीब लड़ते हैं, ज़मीन के लिए, आवास के लिए, राशन के लिए, उन तमाम महिलाएं अपनी आज़ादी के लिए, सुरक्षा के लिए, उन्हीं मुद्दों को सम्मिलित करके, उन्हीं मांगों को सम्मिलित करके हमने एक घोषणा पत्र तैयार किया है। और इसी घोषणा पत्र के साथ हम चुनाव मैदान में हैं और हमने कोशिश की, जैसे हमने पहले भी कहा, कि जो 19 सीटें हमें मिली है, हमने इस तरह से उम्मीदवारों का भी चयन किया है ताकि जो बिहार का एजेंडा है वो रिफ्लेक्ट हो। कल मैं पालीगंज में हम थे, कविता जी भी थी, राजा राम जी भी साथ में थे, और हमने देखा कि साथी संदीप सौरभ जो इस समय सिर्फ आइसा के नेता नहीं हैं, जेएनयू के पूर्व वहाँ सचिव नहीं हैं, बल्कि पूरे देश में शिक्षा रोजगार को लेकर के जो एक नया युवा उभार जो शुरू हुआ है, तानाशाही के खिलाफ जो नया 74 इस समय करवट ले रहा है इस देश में, उसके नेता है। भगत सिंह अम्बेडकर के रास्ते पर हिंदुस्तान को ले चलना चाहते हैं। और हमने देखा कि अभी ज़्यादा समय नहीं हुआ, अभी 1 महीना भी पूरा नहीं हुआ, संदीप जी वहाँ कैंपेन कर रहे हैं, लेकिन पूरे पालीगंज में नौजवानों की क्या ज़बरदस्त उम्मीद जगी है। छात्र नौजवान वो बिल्कुल, उसमें कहीं कोई सामाजिक राजनीतिक कोई घेरेबंदी नहीं है, वो सारे कह रहे हैं कि हम पहले जिनको भी वोट देते रहे, इस बार हमारा वोट संदीप जी के लिए है, क्योंकि उम्मीद जगी है। तो हमने ये कोशिश की, हमारे उम्मीदवारों में भी जो खेत मजदूरों के लिए लड़ने वाले साथी हैं, किसानों के लिए लड़ने वाले साथी हैं, स्कीम वर्कर्स के लिए लड़ने वाली, महिलाओं के लिए लड़ने वाले, इस देश बिहार के अंदर रोजगार के लिए, शिक्षा के लिए, इंसाफ के लिए लड़ने वाले साथी, उन साथियों को एक 19 सीटों में जहाँ तक संभव था हमने कोशिश की कि एक प्रमुखता मिले इस एजेंडे को, और इसी एजेंडे को लेकर के हम लोग आगे बढ़ेंगे। और इस समय नीतीश कुमार जी, उनके पास कोई एजेंडा अब रह नहीं गया। हमने देखा कि नारा दे दिया तरक्की दिखती है। उस दिन हम जा रहे थे डुमराव पटना से, और तरक्की देखते हुए 5 घंटे में पटना से हम डुमराव पहुँचे। कहाँ सड़क कहाँ चली गई। फिर लगता है कि 15 साल पीछे जहाँ से बात शुरू हुई थी कि बिहार में सड़क ठीक से बनेगी, वो नहीं है। आज सड़क टूट रही है, आज पुल पुलिया जहाँ भी बनता है उद्घाटन के साथ साथ एक तरह से ख़त्म हो जाता है। भ्रष्टाचार चरम पर चला गया। आज नीतीश कुमार जी वोट मांग रहे हैं अपने अनुभव पर, और ये बात हमें समझ में नहीं आती कि हमारे नरेंद्र मोदी जी जो कल तक नारा दे रहे थे डेमोग्राफिक डिविडेंड, कि देश नौजवानों का है, हिंदुस्तान की खासियत है कि हमारे देश में इतनी बड़ी आबादी नौजवानों की है, और आज ये 70 साल से ऊपर वाले लोग जो कर्मचारियों के लिए कह रहे हैं कि 50 साल के बाद कर्मचारियों को वीआरएस ले लेना चाहिए, घर बैठ जाना चाहिए, तो कर्मचारियों के लिए 50 साल, और ये 70 साल के ऊपर वाले लोग वो आकर के अनुभव के नाम पर वोट मांग रहे हैं, जिस अनुभव से बिहार को बर्बादी के सिवा कुछ नहीं मिला, जिस अनुभव से बिहार को कुछ नहीं मिला,
नीतीश कुमार जी का सारा अनुभव अपनी कुर्सी बचाने में खर्च हो गया है। कब किधर रहना है, कहाँ जाना है, उसी पर खर्च हो गया है और नौकरशाही को लेकर के झूठ बोल करके बिहार को गुमराह करने में वो अनुभव खर्च हुआ है। वो अनुभव उसकी आप कोई ज़रूरत नहीं है। उस अनुभव के साथ इसीलिए हमने कहा कि बिहार की जनता नीतीश कुमार जी को अपने अनुभव पर जब इतना घमंड है, उनके अनुभव के खजाना को लोग इस बार और थोड़ा समृद्ध कर देंगे, उसमें नया अनुभव जोड़ देंगे कि जो मुख्यमंत्री जनादेश के साथ विश्वासघात करता है, जो मुख्यमंत्री मिट्टी में मिल जाएंगे लेकिन आरएसएस के साथ नहीं मिलेंगे कह करके आरएसएस के साथ जा करके मिल जाते हैं, उस मुख्यमंत्री को, उस पूरी सरकार को कैसे खारिज किया जाता है, कैसे चुनाव में बेदखल किया जाता है सत्ता से। इस बार वो अनुभव भी नीतीश कुमार जी को मिलने वाला है। उनका अनुभव का खजाना जनता इस बार थोड़ा और भरपूर उसको कर देगी। तो इसलिए इस बार का चुनाव ये बिल्कुल इनके पास कोई एजेंडा नहीं है, पुरानी बातें दोहरा रहे हैं, पुरानी बातें कह रहे हैं, लोगों को पुरानी बातें कह करके डराने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि लोग ये डरे हुए हैं वर्तमान से। लोग डरे हुए हैं कि ये कोरोना महामारी, ये लॉकडाउन, ये बेरोजगारी, ये हमें डराने वाली चीज़ है। लोग डरे हुए हैं कि यूपी में जो कुछ हो रहा है, कल अगर बिहार में वही शुरू हो जाए, हाथरस अगर बिहार में शुरू हो जाए, वही योगी आदित्यनाथ का राम राज अगर बिहार पर कायम हो जाए, तब बिहार जाएगा कहाँ? बिहार के गरीब कहाँ जाएंगे? बिहार की बच्चियां कहाँ जाएंगी? बिहार के नौजवान कहाँ जाएंगे? तो लोग तो डरे हुए हैं वर्तमान से, भविष्य से, इनके पूरे राजपाट से। और वो अतीत की बात कह करके कभी 70 साल, कभी 30 साल, कभी 45 साल कुछ कह करके लोगों को गुमराह कर रहे हैं। तो लोगों को अतीत से मतलब नहीं है, अभी लोगों को वर्तमान से मतलब है, वर्तमान के सवालों का हल चाहिए। लोगों को भविष्य से मतलब है कि बिहार आने वाला दिन का वो एक बेहतर बिहार बने, एक आम जनता का बिहार बने और नौजवानों को, किसानों को, गरीबों को, खेत मजदूरों को, महिलाओं को अपना हक मिले, इसके लिए हम कोशिश करेंगे। और आप सबसे हम यही अपील करेंगे कि आप लोग भी इस चुनाव में ये जो जन आंदोलन चल रहा है, जनता की जो उम्मीद जगी है, इसको थोड़ी जगह दें। और इस चुनाव में ये सिर्फ सत्ता पक्ष नहीं बल्कि पूरे जनता का जो पक्ष है वो भी मीडिया के माध्यम से बिहार और पूरे देश भर में पहुँचे। बस इसी अपील के साथ और ये कहते हुए कि आप मीडिया का भी जो हक है, क्योंकि आज खतरे में मीडिया भी है, तो सारे बोलने की आज़ादी, लिखने की आज़ादी, रिपोर्ट करने की आज़ादी ख़त्म हो रही है। और बहुत सारे पत्रकार को हमें मालूम है कि किस तरह से उनको जेल में डाला जा रहा है, उनकी आज़ादी छीन रही है। और आप सबके भी आज़ादी के लिए भाकपा माले का जो ये घोषणा पत्र है, सबकी आज़ादी के लिए, लोकतंत्र के लिए, बोलने की आज़ादी के लिए, लिखने की आज़ादी के लिए। चलिए और कोई बात, कविता कुछ हमें जोड़ना चाहिए जी? एक दो और मुद्दों को हम लोग रखेंगे। एक तो आपको बिहार के प्रत्येक गांव में जल निकासी की समस्या अभी प्रधान बनी हुई है और निकलने का पानी कहीं पर रास्ता नहीं है। तो ये एक बड़ा सवाल है जिसको हम लोग एड्रेस करेंगे आने वाले दिनों में। और दूसरा है बिहार के कृषि अर्थव्यवस्था की रीढ़ जो थी, सोन नहरें, वो 1874 में बनी थी। इंद्रपुरी बराज आज़ादी के बाद बना। अब दोनों जगह वो पानी का अभाव हो गया, तो उस पर डैम बने जिससे कि एक सुरक्षित इलाका बिहार के पास रह सके कि जहां से गारंटी के साथ हम फसल दे सकें बिहार को। वो सोन बेल्ट का इलाका भी ही है। तो कदवन डैम का निर्माण और सोन नहरों का आधुनिकीकरण, यह भी हमारे प्रधान सवाल होंगे। कोसी गंडक नहरों का भी आधुनिकीकरण हो, लेकिन वहाँ बाढ़ आती है और वो क्षति उठानी पड़ती है, उसका समाधान हो। और इन सवालों को भी हम आने वाले दिनों में उठाएंगे। और एक बड़ा मुद्दा यह भी है कि जो फेडरलिज्म का क्वेश्चन है, बहुत सारे ऐसे सवाल जो स्टेट के लिए प्रधान होते थे, केंद्र सरकार ने धीरे धीरे फेडरलिज्म को कमज़ोर किया है। कृषि विषयक जो 3 कानून आए हैं, इन्होंने भारत के संघीय ढांचे पर चोट भी किया है। तो इन सवालों पर भी कि राज्यों को जो उनके संवैधानिक अधिकार थे वो सुरक्षित रहने चाहिए, ये भी हमारे मुद्दे होंगे और इन मुद्दों पर भी हमारी बात आगे चलेगी। एक मैं संक्षिप्त में बताऊं आपको कि हम लोग का मानना है कि देखिए, जो किसी भी चीज़ को करने का आप जो नीतियां लेते हैं, चाहे महिलाओं का मामला हो, महिलाओं के अधिकारों का सशक्तिकरण का मामला हो, चाहे वो स्वच्छता का मामला हो, कोई भी चीज़ हो,
उसे लोकतांत्रिक तरीके से भी करने की ज़रूरत है। तो इसमें हम लोग का मानना है कि महिलाओं के साथ में जो महिलाओं को जो सपोर्ट की ज़रूरत है, जब उनके साथ कोई गलत चीज़ होता है तो उस समय जिस तरह के हेल्पलाइंस की ज़रूरत, जो होम्स चलते हैं उसमें तो मुजफ्फरपुर कांड में तो बता ही दिया क्या चल रहा है, तो उसका एक रेगुलर ऑडिट, उस तरह के तमाम होम्स का एक रेगुलर ऑडिट, जितने विद्यालय चल रहे हैं, कस्तूरबा विद्यालय, अंबेडकर छात्रावास वगैरह छात्रावास विद्यालय, इन सब का एक रेगुलर हर 6 महीने पे एक सामाजिक ऑडिट हो, सामाजिक चेकिंग हो कि ये सही से चल रहे हैं कि नहीं, वहाँ के जो रहते हैं बच्चे, रहते हैं महिलाएं, वो क्या कह रहे हैं, उनकी बात को सुनना। हमने उसी के साथ में जैसे जो स्वच्छ भारत अभियान है, इसको लेकर के हमारा मानना है कि एकदम खुले में जो शौच है इसे रोकना बेहद ज़रूरी है, और ये रुका नहीं है। अभी भी बिहार में घूमते हुए अभी आपको अच्छे से सारे लोग जानते हैं कि नहीं रुका। रोकने का जो तरीका है उसमें हम लोग का मानना है कि ये जो तरीका अपनाया गया है, जिसमें गुंडागर्दी से घूम घूम करके लोगों को पब्लिक में शर्मिंदा करना, महिलाओं को शर्मिंदा करना, उनका फ़ोटो खींच करके, वीडियो खींच करके लगाना, ये वो, ये जो चल रहा है ये कतई न कारगर है, न सही है, न ये काम होगा इसमें। बल्कि इसमें एक तरह का कम्युनिटी पार्टिसिपेटिव अप्रोच हो, इसमें लोगों की भागीदारी का अप्रोच हो, लोग समझ पाएँ चीज़ों को, और समझ करके कौन सा टॉयलेट वाकई में लोग इस्तेमाल करने के लिए पसंद करेंगे, वैसा टॉयलेट कैसे बने, इसके लिए उनसे पूछा भी जाए कि क्या है, कैसे है। अब आप समस्या समझिए, पब्लिक से थोड़ा जवाब मांगिए, पब्लिक को बताने के बजाय कि ये करिए वरना आपका ये होगा वो होगा, उसके बजाय पब्लिक से पूछने का, गांव-गांव में जाकर के पूछने का कि देखिए ये है हेल्थ की समस्या, अब इसका ऐसा हल बताइए जो आपको भी अच्छा लगे, आपको भी राजी हो। ये जो करने का काम है, हमारा मानना है बिल्कुल करने की ज़रूरत है। इसके साथ में हमने कुछ और लोकतांत्रिक सवालों पे, जैसे हमारा मानना है कि बिहार इसमें लीड ले सकता है आपके प्रिजन रिफॉर्म, जेलों के रिफॉर्म पे, पुलिस के रिफॉर्म पे। पूरा देश मांग रहा है, पूरा देश चाहता है वो, बिहार इसे एकदम सबसे आगे करके दिखा सकता है, ये किया जा सकता है। बिहार के प्रिजन सिस्टम पे 2015 में एक बेहतरीन रिपोर्ट सबमिट हुई है, अभी भी ऑनलाइन आप वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा बिहार सरकार की, जिसमें हर जेल में क्या त्रुटियां हैं, कैसे ठीक करना है, इस पर एक बढ़िया रिपोर्ट है। रिपोर्ट बनाने वाले को भी मैं जानती हूँ, बेहतरीन रिपोर्ट है। उस रिपोर्ट को उसके रिकमेंडेशंस लागू हों, वो सिर्फ वहाँ कागज़ पे ना पड़े रहें, तो वो रिकमेंडेशन अगर आप लागू कर देंगे तो एक तरह से पूरे देश को आप एक अगुवा भूमिका के रूप में बिहार आ सकता है। ये हम उम्मीद करेंगे, इसके लिए हम संघर्ष करेंगे।